भारत के संवैधानिक विकास के भाग 2 को आज हम लोग देखेंगे, और जो 1858 से लेकर 1947 तक है। भारत सरकार अधिनियम 1857 की क्रांति के परिणामों को देखते हुए बनाया गया था, और इसके माध्यम से जो सबसे पहला परिवर्तन किया गया वो ये था कि अब कंपनी का जो शासन है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, क्योंकि 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा था कि कंपनी अब शासन संभालने की स्थिति में नहीं है, अतः हम लोगों को शासन हमारे हाथ में ले लेना चाहिए। तो कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। जब कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, इसका मतलब कंपनी का सीधा आधिपत्य भारत पर नहीं रहा। इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामलों के लिए थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामलों के लिए थे, इन दोनों को भी क्या कर दिया गया, समाप्त। अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब कंपनी का शासन किसके हाथों में चले गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथों। क्योंकि अब कंपनी का जो शासन है वो किसके हाथों में चले गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। जो भारत पर शासन कंपनी कर रही थी, अब वो सीधे किसके द्वारा किया जाएगा, ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा। ब्रिटेन अब चूंकि शासन ब्रिटेन के सम्राट के हाथों में जा चुका था, अतः इस गवर्नर जनरल के पद को पदनाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, वाइसराय। वाइसराय का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है राज प्रतिनिधि, अर्थात राजा का प्रतिनिधि। इसका मतलब ब्रिटेन के राजा का भारत में प्रतिनिधि क्या कहलाता था, वाइसराय। इसलिए भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर अब क्या कर दिया, भारत का वाइसराय कर दिया गया। और भारत के प्रथम वाइसराय कौन बनेंगे, लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद आता है भारत में शासन संचालन के लिए एक भारत सचिव के पद का क्या किया गया, सृजन किया गया। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता था। भारत सचिव ब्रिटिश पार्लियामेंट में रहकर भारत पर नियंत्रणकारी व्यवस्था देखता था, और भारत पर नियंत्रण के लिए सारी शक्तियां ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत सचिव को प्रदान की गई थी। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था, जो एक सलाहकारी परिषद थी, जो भारत सचिव को क्या देती थी, सलाह देती थी। भारत सचिव जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था, अर्थात उसकी जवाबदेही किसके प्रति होती थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के प्रथम वायसराय भी बने। इसे एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जाता है। या तो आपसे ये पूछा जाएगा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो भी क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। और ये पॉइंट तो हम लोग देख चुके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। अगला अधिनियम हम लोग देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 से सीधे सीधे लिंक होता है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। कब, जब आपातकाल हो। तो आपातकालीन परिस्थितियों में वायसराय को बिना परिषद की अनुमति के या संस्तुति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। परिषद में कितने सदस्य होते थे, 15 सदस्य, यानी कि उन परिषद के सदस्यों की अनुमति के बिना वायसराय आपातकाल में क्या जारी कर सकता था, अध्यादेश, जो 6 माह के लिए मान्य होता था। इसके बाद इसको परिषद से पास कराना आवश्यक होता था। यही अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमारे वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति महोदय को भी प्राप्त है आर्टिकल 123 के द्वारा, और राज्यों में राज्यपाल को भी प्राप्त है आर्टिकल 213 के द्वारा। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों के राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो कितने माह के लिए मान्य है, 6 माह के लिए। और अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसकी अवधि भी कितनी होती है, 6 माह, और जिसे बाद में संसद से पारित करना होता है 6 माह के अंदर। दूसरा, प्रांतों में विधान परिषदों का गठन। वर्तमान में हम लोग राज्यों में विधान परिषदों का जो स्वरूप देख रहे हैं, वो स्वरूप 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही लिया गया है। उपरांतों में विधान परिषदों का क्या किया गया था, पहली बार गठन किया गया था। सबसे पहले गठन किया गया था 1862 में बंगाल में, उसके बाद उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, और उसके बाद पंजाब में। तो इस प्रकार यहाँ से 1861 के भारत परिषद अधिनियम से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हमको याद रखना है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, जो सीधे किससे लिंक होता है, अनुच्छेद 123 से और 213 से। अनुच्छेद 123 में किसको शक्ति दी गई है, राष्ट्रपति को, और अनुच्छेद 213 में किसको दी गई है, राज्यपाल को।
इसके बाद प्रांतों में विधान परिषदों का गठन। अब आते हैं हम लोग 1892 का भारत परिषद अधिनियम से। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में जो सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया था कि अब तक भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1892 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से जो परिषद के भारतीय सदस्य होते थे, उन भारतीय सदस्यों को जो है बजट पर प्रश्न पूछने और बहस करने का क्या दिया गया, अधिकार प्रदान किया गया था। देखिए, जब एकल व्यवस्था थी, अर्थात केंद्र में एक सदनीय शासन होता था, तो भारतीय सदस्य भी वहाँ पर होते थे, और भारतीय सदस्य जो है उनको वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार किसके द्वारा गया था, 1892 के अधिनियम के द्वारा। इसके बाद इसके माध्यम से जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की क्या हुई थी, यहाँ से शुरुआत मानी जाती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा जो है गैर सरकारी सदस्यों को केंद्रीय परिषद में निर्वाचित किया जाता था। चलिए अगला अधिनियम हम लोग देखते हैं, 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले उस समय भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे, इसलिए 1909 के अधिनियम को क्या कहता है, मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। 1909 का जो अधिनियम था उसके फेमस होने का एकमात्र कारण ये है जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। 1909 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, अर्थात मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही किया जाएगा। यहीं से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई थी, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को। तो भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत करने वाले लॉर्ड मिंटो थे, इसीलिए इन्हें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता था। और यही चीज़ आगे चलकर भारत का और पाकिस्तान के भारत का विभाजन का क्या बनी, कारण बनी, और इसी के कारण आगे चलकर जो है भारत दो राष्ट्रों में बढ़ गया, भारत और पाकिस्तान में। इसके बाद इस 1909 के अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में क्या की गई थी, वृद्धि की गई थी। केंद्रीय परिषद में पहले कितने सदस्य थे, 16, यानी कि 15 सदस्य और एक वायसराय। तो 16 से संख्या बढ़ाकर कितनी की गई, 60 की गई, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी की गई, 60। और जब ये संख्या बढ़ाई गई तो इसका असर ये हुआ कि अब वायसराय की केंद्रीय परिषद में भारतीय लोगों को भी क्या मिलने लगी, सदस्यता मिलने लग गई। तो गवर्नर की केंद्रीय परिषद में जो सबसे पहले भारतीय सदस्य बने थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, और उन्हें जो है विधिक सदस्य के रूप में क्या गया था, नियुक्ति किया गया था। तीसरी चीज़, पिछले अधिनियम में हमने देखा था कि भारतीयों को केवल बजट पर प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार था, लेकिन 1909 के अधिनियम के माध्यम से सारे सार्वजनिक विषयों पर भारतीयों को प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो 1909 के अधिनियम के माध्यम से हम लोगों ने जो 4 चीज़ें देखी वो ये कि केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में क्या की गई, वृद्धि, और केंद्रीय परिषद का आकार 16 से कितना कर दिया गया, 60। देखिए यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि विधान परिषदें जितनी भी थी वो सारी छोटी बड़ी थी, और उनमें सदस्यों की संख्या भी क्या थी, अलग अलग थी। इसलिए यहाँ पर जो प्रांतीय विधान परिषद हैं उनके सदस्यों की संख्या हम लोगों ने नहीं लिखी है। दूसरा, सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार दिया गया, कहाँ पर, केंद्रीय विधान परिषद में, किनको, भारतीयों को। तीसरा, यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्या हुआ, शुरुआत हुई, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के जनक के रूप में किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो। चलिए अगला अधिनियम हम लोग देखते हैं, 1919 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। तो 1919 के अधिनियम के माध्यम से जो सबसे बड़ा बदलाव हम लोग देखेंगे वो देखेंगे केंद्र में। दरअसल केंद्र में अब तक एक सदनीय व्यवस्था चल रही थी, लेकिन केंद्र में अब द्विसदनीय व्यवस्था का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। अर्थात केंद्र में 2 सदन बनाए गए, एक राज्य परिषद जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 60, और एक था केंद्रीय विधानसभा जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 144। केंद्रीय विधानसभा जिसको हम लोग वर्तमान में लोकसभा कहते हैं, और राज्य परिषद जिसको हम लोग वर्तमान में क्या कहते हैं, राज्यसभा। इसके बाद प्रांतों में
द्वैध शासन। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, यानी कि दो प्रकार के विषय, एक तो आरक्षित और एक हस्तांतरित। देखिए इसको हम लोग समझें। सबसे पहले हम लोग देखें आरक्षित विषय कौन से होते थे। देखिए गवर्नर जो होते थे राज्यों के, वो इन आरक्षित विषयों पर क्या करते थे, शासन करते थे। तो किसके माध्यम से, कार्यपालिका परिषद के सदस्यों के माध्यम से। तो कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया, आरक्षित। और जो विषय गवर्नर मंत्रियों के माध्यम से जिन पर शासन करते थे, और ये मंत्री जो है कार्यपालिका परिषद के, राज्य परिषद के प्रति, के प्रांतीय परिषद के प्रति क्या होते थे, उत्तरदायी होते थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया, हस्तांतरित विषय। अर्थात ऐसे विषय जिन पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता है और ये कार्यपालिका परिषद प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, ऐसे विषयों को क्या कहा जाता है, आरक्षित विषय। और ऐसे विषय जिन पर गवर्नर मंत्रियों के माध्यम से शासन करता है, ऐसे विषयों को क्या कहा जाता है, हस्तांतरित विषय। लेकिन चूंकि मंत्री परिषद जो है, मंत्री जो है वो प्रांतीय परिषद के प्रति क्या होते थे, उत्तरदायी होते थे, इसलिए इन्हें क्या आता है, उत्तरदायी, और यहाँ उत्तरदायी नहीं। ठीक है। इसके बाद आता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ। तो इस 1919 के अधिनियम के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का क्या होता है, प्रारंभ होता है। लेकिन यहाँ पर सभी लोगों को मतदान करने का अधिकार नहीं दिया जाता है, केवल जो भूमि के मालिक है, बड़ी भूमियों के मालिक है वो, या तो जो कर देते थे वो, या फिर वे लोग जो शिक्षित थे, केवल ऐसे ही लोगों को क्या यहाँ पर वोट देने का अधिकार था। इसके बाद इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 1926 में। दरअसल केंद्रीय लोक सेवा आयोग के लिए जो सिफारिश की थी, वो सिफारिश की थी ली आयोग ने। तो ली आयोग ने सिफारिश की, और इस सिफारिश के आधार पर सन 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। चलिए अगला अधिनियम देखते हैं हम लोग। अगला अधिनियम हमारा 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि हमारे भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का रहा है। 1935 के अधिनियम से लगभग 200 अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान में सीधे ले लिए गए हैं, और 1935 का अधिनियम के द्वारा ही 1935 से लेकर 1950 तक, जब तक हमारा भारतीय संविधान लागू नहीं हो गया, तब तक की जो पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था था उसका संचालन जो 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही किया गया था। 1935 के अधिनियम के माध्यम से अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, अर्थात पहली बार भारतीय राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ के रूप में देखा गया, और प्रांतों को क्या माना गया, इकाई माना गया। अर्थात भारत क्या है, एक अखिल भारतीय संघ होगा जो किससे मिलकर बना है, इकाइयों से मिलकर बना है। प्रांतों में देश शासन को समाप्त कर दिया गया, और प्रांतों को क्या दे दी गई, स्वायत्तता। अर्थात प्रांतों में देश शासन को समाप्त करके, अर्थात आरक्षित और हस्तांतरित विषयों को समाप्त करके अब प्रांतों के गवर्नरों को स्वायत्तता दे दी गई थी कि वो अपने प्रशासनिक कार्यों को अपने हिसाब से कंडक्ट कर सकते थे। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। हालांकि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत इस अधिनियम के माध्यम से की गई थी, लेकिन ये कभी सफल नहीं हो पाई। 1935 के अधिनियम के माध्यम से एक और जो परिवर्तन था वो ये था कि जितने भी विषय थे, कृषि, पुलिस, संचार, डाक सेवा, इन सभी को 3 सूचियों में बांट दिया गया। एक संघ सूची बनाई गई, एक प्रांतीय सूची और एक संवर्धित सूची। 1935 के अधिनियम के समय संघीय सूची में विषयों की संख्या 59 थी, प्रांतीय सूची में विषयों की संख्या 54 और संवर्धित सूची में विषयों की संख्या 36 थी। संघीय सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार था वो केंद्र का था। प्रांतीय सूची पर प्रांत कानून बना सकते थे, और संवर्धित सूची में 36 विषयों पर प्रांत और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते थे। लेकिन अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास थी, संघ के पास थी। उसके बाद 1935 के अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में, जिसे क्या कहा जाता था, फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट और संघीय न्यायालय एक ही शब्द है, कभी कभी एग्जाम्स में फेडरल कोर्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों लिख दिए। संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई, 1937 में। उसके बाद 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई, वित्त और साख पर। अगला जो अधिनियम है हमारा वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो मेन चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1947 को भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की, पाकिस्तान की। इसीलिए जो है 30 जून 1947 को भारत आज़ाद न हो सका और तत्कालीन वायसराय, भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान के विभाजन की एक योजना प्रस्तुत की जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था, जो 18 जुलाई 1947 को क्या हो गया, पारित हो गया और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा कर दी गई। अब भारत पाकिस्तान के सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसे क्या गया था, सीमा आयोग, और सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे सर सिरिल रैटक्लिफ। तो इन्हीं के नाम पर जो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसका नाम रखा गया है रैटक्लिफ लाइन। तो ये मेन बातें जो हम लोगों को ध्यान रखना है।